हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट क्लास में जो है हमने कवर किया था दैट इज़ हमारे इसका बॉटनी का सेक्शन को। और बॉटनी का जो पूरा चैप्टर है क्लास 11th और 12th का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है सारे लेक्चर्स जो है बॉटनी के और जूलॉजी जो है हमारा क्लास 11th का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से जो हम 12th का जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है बहुत कम ही चैप्टर बचा हुआ है हमारा अब, तो 12th भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने इकोलॉजी जो पोर्शन था हमारा उसको कवर किया था और उसमें टोटल 3 चैप्टर्स थे और तीनों चैप्टर को हमने अच्छे से कवर किया है। तो आप उसको पहले अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर्स अटेंड करिएगा। तो जूलॉजी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो यूनिट है वो हमारा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इसके अंदर 2 चैप्टर आता है। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा यूनिट है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और दूसरा आता है उसका एप्लीकेशंस। तो ये दोनों चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है ये अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर्स हैं। यहाँ से कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये दोनों ही जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा ही पहले तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। उसके बाद ये जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है और क्या बोलते हैं यहाँ से जो है क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको इसको बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसके अंदर से क्या क्या ये प्रिंसिपल है, क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज़ करके और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बनाना, वैक्सीन्स का तैयारी करते हैं, डीएनए जो है उसका उसकी प्रोसेस के जो उससे जो कुछ भी प्रूव होता है वो चीज़ की तैयारी जो होती है बायोटेक्नोलॉजी ही उसको क्या करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये डील करता है द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है तो यहाँ से टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बायो यानी कि लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज़ होता है और इंजाइम्स का भी यूज़ हो सकता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। और यहाँ से जो है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लाइव ऑर्गेनिज्म जो है या फिर इंजाइम्स का उसका यूज़ करके हम प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जो है वो तैयार करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए क्या है यूज़फुल है। तो बायोटेक्नोलॉजी यही हमें सिखाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या सी टेक्निक्स जो है वो यूज़ करी गई है, क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है या क्या क्या चीज़ें बनाई गई है उनके ऊपर बात करते हैं। तो एनसीईआरटी हमारा कहता है कि मेकिंग ऑफ द कर्ड, ब्रेड और वाइन ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही तैयार किया गया है। इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी जो तैयार होता है वो एक जीन के हेल्प से जो बाहर में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद पूरा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है बेबी की फॉर्मेशन करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है ये भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हो पाता है। उसके बाद डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन या फिर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जब भी तो डीएनए वैक्सीन जो है उसकी तैयारी करना या फिर किसी भी डिफेक्टिव जीन जो है उसकी जो है करेक्शन करना, ये सारी चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी हमें सिखाती है, इसकी ही प्रोसेसेस को हमें ध्यान में रखना है। तो ईएफबी जो है इसको कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कहता है कि इट encompasses दैट ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न व्यू ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू है ये दोनों को क्या करता है, रिलेट करता है एएफबी। और ये कहता है इससे हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, यहाँ से नेचुरल साइंस के हेल्प से ऑर्गेनिज्म, सेल या उसका कोई पार्ट, ये सारी जो मॉलिक्यूलर एनालॉजी है इससे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होते हैं, तैयार हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज दी 2 तरह की प्रिंसिपल है हमारे पास। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ें सिखाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा होता है हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये वो टेक्निक होता है टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए और आरएनए है और उसकी ही केमिस्ट्री जो है उसके अंदर ही केमिकल चेंजेस जो है उसको उसकी टेक्निक्स जो है उसको अल्टर करना टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इसको क्या करना है, हमें
होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, पहले तो इसकी केमिस्ट्री को हमें डीएनए आरएनए है उसकी जो केमिस्ट्री है उसको अल्टर करना है, उसको चेंज करना है, फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हमें डालना है और वहाँ से हमें जो है डिफरेंट चेंजेस ऑफ जो फिनोटाइप होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के उसको चेंज करना है। मतलब फिनोटाइप जो बाहरी एक्सप्रेशन होता है, बाहरी जो चीज़ें होती है, जीनोटाइप यानी कि उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो फिनोटाइप हम बाहर से देख के बताते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका फिनोटाइप होता है जैसे स्मॉल, लार्ज, ये सारी चीज़ें, जैसे हमने पी प्लांट के बारे में देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसके अंदर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होती है उसकी, उसको चेंज करना उस ऑर्गेनिज्म का। तो ये सारी चीज़ें हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग ही सिखाता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज़ द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, माइक्रोब की कंटेमिनेशन फ्री जो एम्बियंस तैयार करना है इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब इन द लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें क्या करना है कि स्टेराइल फ्री और जो उसके अंदर बायो प्रोसेस करना है, मतलब जो चीज़ हम बना लिए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, अब उसकी बायो प्रोसेसिंग भी करानी है, तो स्टेराइल इन्वायरमेंट तैयार करना है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री जो है उसका तैयार करना है वो प्रोडक्ट, उसकी केमिकल इंजीनियरिंग कराना है, उसकी प्रोसेसेस करानी है, और जो लार्ज क्वांटिटी में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर चेकिंग की वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें बायो प्रोसेस के अंदर आती है। तो मतलब जो चीज़ें हमारी बन चुकी है उसकी बायो प्रोसेसिंग कराना, दो चीज़ें आती है इसके अंदर, ठीक। तो ये एंटीबायोटिक्स जैसे इसके अंदर आता है, वैक्सीन्स आता है, एंजाइम्स आता है, तो ये सारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिएशंस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक सेटअप। जो जेनेटिक सेटअप है उसका जो है हमें, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएशंस प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह की जो भिन्नताएं देखने को मिलती है, हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, वो बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, उसमें ही वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे यूनिक जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है जेनेटिक सेटअप का, वो भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें एमबीआई जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि 99.9% जो पीपल होते हैं उनकी जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होती है वो सेम होती है, 0.1% जो होता है वो डिफर करता है। इसी से जो है वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। दूसरा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परमिट करता है वेरिएशंस। तो ये जो एनसीईआरटी का लाइन है इसको अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो कि यूज़ होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में, वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायर्ड वंस। ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन था पहले हमारा, उसमें कि जब हम प्लांट एनिमल की जो ब्रीडिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी जो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो भी आ जाता है, हमारा जो डिज़ायरेबल जीन्स था उसके साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता था। तो अभी जो है बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिससे ये सारी चीज़ें जो है ओवरकम कर पाते हैं हम, बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद है हम इसमें क्या क्या प्रोसेसेस करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो हमें डिज़ायरेबल जीन जो है हमारे पास वो, या फिर फॉरेन जीन या एलियन जीन कह सकते हैं, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, उसको क्या करते हैं हम, उसको हमें डालना है होस्ट के अंदर। अब होस्ट के अंदर उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले देखो होस्ट के अंदर खुद का जीनोमिक डीएनए होगा, क्योंकि वो क्या है, होस्ट हमारे पास मान लेते हैं इकोलाई बैक्टीरिया है, तो किसी भी बैक्टीरिया का अपना खुद का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा, उसका अपना जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके अलावा जो होगा उसके अंदर, वो हमने देखा था कि क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है, अब उसको क्या करना है हमें कि उसके अंदर डालना है प्लाज्मिड के ही हेल्प से। तो हम क्या करेंगे कि उस प्लाज्मिड जो है उसको डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्लाज्मिड जो है उसमें एक कट लगाएंगे, और कट जो लगता है वो लगता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से। और कट लगने के बाद क्या करते हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर फिट करते हैं, और वो वेक्टर की तरफ काम करता है हमारा प्लाज्मिड, और फिर उसका इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं हमारे होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ से बाइनरी फिजन से क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस इसकी होती है। तो यहाँ पे सबसे डिजायर्ड जीन है उसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, मतलब बताया है कि जो हमारा ये वेक्टर डीएनए होता है और उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन करता है, ये हमारा डीएनए लाइगेज, और ये वेक्टर डीएनए है। और ये जो डिजायर्ड डीएनए जब वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है, ये दोनों कंबाइन कर चुके हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
इसके बाद है कि डिज़ायर्ड जीन और वेक्टर जो है उसको कट करना है हमें विद द सेम रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस। जो जिस चीज़ से हम इसको डिज़ायर्ड जीन को कट करेंगे उसी सेम चीज़ से हम वेक्टर जो है हमारा उसको भी कट करेंगे। उसके बाद जो डिज़ायरेबल जीन है और जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसको हम ज्वाइन करते हैं किससे, डीएनए लाइगेज से, मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसके बाद द टेक्निक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स है उसके अंदर आ जाती है हमारी क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाते हैं, उसके बाद उसकी क्लोनिंग कराते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन कराना, खुद के जैसा सैंपल जो है वो क्रिएट करना, मल्टीप्लिकेशन कराना उसकी। उसके बाद उस जीन की ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले हम उसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे, वही डीएनए लाइगेज से जोड़ करके वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। उसके बाद उस जीन की क्लोनिंग कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कॉपीज़ तैयार करेंगे, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो उसकी जीन की ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद जो वेक्टर डीएनए है कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़ बिकॉज ऑफ ओआरआई। जो वेक्टर डीएनए होता है वो ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसके हेल्प से वो मल्टीप्लाई कर पाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। तो ओआरआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारे पास दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर डीएनए, यानी कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसकी कंस्ट्रक्शन। तो उसकी कंस्ट्रक्शन करी गई थी 1972 में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आप समझ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है 1972 में करा गया, और ये करा गया स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर जी के द्वारा। तो ये आपको साइंटिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। 1972 में उन्होंने वर्क किया था सैल्मोनेला टाइफीमीडियम पे, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीमीडियम पे वर्क किया था। जिसके पास, इस सैल्मोनेला टाइफीमीडियम के पास खुद का जीनोमिक डीएनए होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बेसिक सी बातें हैं कि उसका खुद का जीनोमिक डीएनए होगा। दूसरा उसके पास जो है प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सेल्फ या फिर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, और इसका खुद का जो होता है यहाँ पे ओन ओआरआई होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका खुद का होता है, क्योंकि इसलिए ये रेप्लिकेट कर पाता है। दिस प्लाज्मिड इज विथ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब ये जो प्लाज्मिड लिया गया है, ये प्लाज्मिड जो होता है एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या किया गया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से जो है इसमें कट लगाया गया इस प्लाज्मिड के अंदर। इस प्लाज्मिड के अंदर कट लगाया गया, और जो हमारा डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इसके साथ फिट करना है। तो हमें जो है इसके साथ इसको फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे, वही डीएनए लाइगेज के हेल्प से। तो डीएनए लाइगेज के हेल्प से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि डीएनए लाइगेज जो है हेल्प करता है इसके कंबाइनिंग में। तो इसको रिकॉम्बिनेंट ये बन चुका है, अब इसको डीएनए लाइगेज ऐड कर चुका है। अब इसका क्या करना है, हमें इसके अंदर इस ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हमारे पास होस्ट है, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके हम जीन की ट्रांसफ़र करेंगे या फिर जीन की ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो दूसरा प्रोसेस हमारे पास आता है वो होता है जीन ट्रांसफ़र। पहला मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया, दूसरा हमें जीन की ट्रांसफ़र करना है। तो जीन की जो ट्रांसफ़र करनी है वो जो है यहाँ पे हो रही है, और इसकी जीन की ट्रांसफ़र होगी। ये वाला जो है कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होगा, मतलब बेसिकली इसके पास ये वाला भी नहीं था, ये भी सिंपल है। यहाँ पे ये वाला जो होगा वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा, क्योंकि ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अब इसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो तीसरा जो है जीन क्लोनिंग के हेल्प से यहाँ पे इसके अंदर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाला जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये वाला क्या होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा। तो ऐसे हम तैयार कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं इसके, यही प्रोसेस होता है सिंपल सा। इसके बाद है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट जो है हम यहाँ पे लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया को। थ्री बेसिक स्टेप्स है इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें उसकी आई कलर या फिर उसकी जीन्स में कुछ अल्टर करना है, हमें बेसिकली वही करना है, डीएनए आरएनए में खेलना है। तो उसका डीएनए आरएनए में अगर हमें चेंजेस करना है, उसकी जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस जो है उसकी चेंजेस करनी है, तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं उसकी जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। उस डिजायरेबल जीन, जो जीन हमें चाहिए
उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उस आइडेंटिफाइड डीएनए का इंट्रोडक्शन हमें करना है होस्ट के अंदर। और तीसरा जो है, मेंटेनेंस करना है ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उसके बाद उस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए जो है उसमें होस्ट के अंदर उसकी मेंटेनेंस करनी है और फिर उसकी प्रोजेनी तक उसकी डीएनए को ट्रांसफ़र करना है। तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशंस के लिए। अब ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशंस के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइएज के बारे में। लाइएज का फंक्शन क्या-क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। लाइएज जो होता है ये ब्रेक करता है ओपन द शेल एंड द आइसोलेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो है सेल जो होता है उसकी ब्रेकडाउन, मतलब सेल को ब्रेकडाउन करता है और ये क्या करता है, आइसोलेशन करता है प्यूरिफाइड डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का। जो उसकी सेल वॉल होती है सेल की, उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगर जो है प्लांट या अलगल सेल है तो उसकी सेलुलोज पैक्टिनेज के हेल्प से जो है उसकी सेल वॉल जो है उसको क्या करता है, ये तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। दूसरा, अगर फंगल सेल है तो उसका काइटिनेज की हेल्प से उसकी जो सेल वॉल होती है फंगस की, वो काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज डाल के क्या करते हैं, उसकी जो सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। बैक्टीरियल सेल है और ये डाइजेस्ट करता है पेप्टिडोग्लाइकेन को, तो इसमें लाइसोजाइम जो है वो ऐड किया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, इसकी जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। डाइजेस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसके बाद इसकी डाइजेशन भी यही करता है, लाइज ही करता है। और आरएनए जो है इसकी डाइजेशन करता है आरएनएज की हेल्प से, और डीएनए की जो प्रोटीन्स की जो डाइजेशन होती है वो प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच जाता है। एडिशन उसके बाद किया जाता है। जब ये सब ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हम करते हैं, चिल्ड इथेनॉल जो है, ठंडा इथेनॉल जो है वो ऐड किया जाता है और उसके बाद डीएनए क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब हम कह सकते हैं कि गांठ जैसा बन जाता है और ऐसे फाइन थ्रेड्स की तरह उसको सस्पेंशन वो दिखाई देने लगता है। और फिर उसको जो है स्पूलिंग की हेल्प से, मतलब स्पूलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें उस जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है उसको निकालने के प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। तो उस प्यूरिफाइड डीएनए को जो है उसको हम रिमूव करते हैं उस सस्पेंशन से। तो ये 3 प्रोसेस जो है यहाँ पे, पहले चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, उसके बाद उस डीएनए को एज अ फाइन थ्रेड जो होता है सस्पेंशन में वो हम देखते हैं और फिर उसको स्पूलिंग के हेल्प से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो स्टेप्स आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है दूसरा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एंजाइम है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, डीएनए की फ्रैगमेंट्स को तोड़ता है। अब न्यूक्लियस जो है इसमें इसका काम मेनली क्या है न्यूक्लियस का, कि ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, ब्रेक करता है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है। 3 तरह की होगी, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होता है उसका मेन काम होता है कि ये जो है कट लगाता है एट द एंड्स ऑफ द ओनली वन स्टैंड। एक स्टैंड के एंड पे क्या करता है, ये कट लगाता है। दूसरा, एंडोन्यूक्लियस जो है ये कट लगाता है इन बिटवीन वन स्टैंड ओनली, मतलब वन स्टैंड के जो है इन बिटवीन, बीच में से ये कट लगाता है। और जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ये इंस्पेक्ट करता है होल डीएनए को, पूरा डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा और कट करेगा डीएनए को एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक या रेस्ट्रिक्शन या फिर रिकॉग्निशन साइट इन बोथ द स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड की जो रिकॉग्निशन साइट होती है वहाँ पे क्या लगाता है, ये कट लगाता है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पहले इंस्पेक्ट करेगा पूरा का पूरा डीएनए को। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम जो है ये वो डीएनए का सीक्वेंस होता है जो रीड करता है, मतलब सेम, अगर हम उसको ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग अगर हम सेम रखते हैं तो दोनों जो स्ट्रैंड्स होगी उसकी जो रीडिंग होती है वो सेम आती है, इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास मलयालम दे रखा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और है जिसको हम उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो है पैलिंड्रोम होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 5 to 3 and 3 to 5, तो यहाँ पे GAATTC है, सेम इधर से अगर हम 5 to 3 जाते हैं, मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है रीडिंग का उसको हमें सेम रखना है। तो GAATTC मतलब 5 to 3 और यहाँ से भी 5 to 3 जो है सेम आता है। ऐसे ही 5 to 3 यहाँ पे CCCGGG, तो यहाँ से भी CCCGGG, तो ऐसे ही सेम आता है। पैलिंड्रोम का सीक्वेंस जो होता है, अगर हम रीडिंग सेम हमें रखना है, ओरिएंटेशन जो है रीडिंग का वो सेम रखना है, मतलब प्राइम हमें सेम रखना है 5 10 to 3 प्राइम, तो ऐसे में इसकी रीडिंग सेम आती है, तो वो पैलिंड्रोम्स होते हैं। तो ऐसे ही ये था हमारा, मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जो ये कट लगाता है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, वो इसी की हेल्प से लगाता है, पूरा डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद उसके पैलिंड्रोमिक साइट पे जो है वहाँ पे कट लगाता है। तो ये जो है हमारा अभी यहाँ तक का
आज का लेक्चर फिनिश हुआ। इसके बाद जो है और बहुत सारी चीज़ें बची हुई इस चैप्टर में, उसको हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे और मैं उम्मीद करूँगी कि सेकेंड लेक्चर में ही ये चैप्टर फिनिश हो जाए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जूलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होगा और बहुत ही कम चैप्टर बचे हुए हैं, अब जूलॉजी को हम फिनिश ही कर लेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।